हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस पथेरिया के ऊपर। देखिए बच्चों, आज हम एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप सब बच्चों के लिए एक नई दुनिया होगी। जो बच्चे 11th क्लास में इंटर करते हैं उनके लिए बिल्कुल ये अलग होता है। आपको देखिए, अगर आपको साइंस लेनी है तो आपको फिजिक्स तो पढ़नी पड़ेगी और फिजिक्स सबसे ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट बताया जाता है जब हम हमारे सीनियर से पूछते हैं या किसी से सलाह लेते हैं कि बोलते हैं कि साइंस ले रहे हो तो आप क्या है कि ध्यान से लेना। बट बच्चों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो फैसला साइंस लेने का वो गलत नहीं होगा। आप प्रत्येक वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। मैं आपको ऐसे तरीके से, इतने इजी तरीके से फिजिक्स कराऊंगा कि आप ये कहोगे कि हाँ, एक्चुअल में बिल्कुल साइंस आसान है, मुश्किल नहीं है। तो आज हम एक नई क्लास के साथ स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट यूनिट के साथ जो है हम स्टार्ट करेंगे। जिस यूनिट के साथ हम स्टार्ट कराएंगे वो हमारा होगा फिजिकल वर्ल्ड। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे, जनरल बातें बताएंगे जो फिजिक्स से रिलेटेड होती है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें चैनल को, और इसी प्रकार आपको जो वीडियोस है हमारी केमिस्ट्री की भी मिल जाएगी इसी चैनल के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो जनरल डिस्कशन हम करने वाले फर्स्ट यूनिट के अंदर। तो देखिए बच्चों, आज हमारा जो फर्स्ट यूनिट होगी वो होगी फिजिकल वर्ल्ड। और फिजिकल जो वर्ल्ड है इसके अंदर हम अलग अलग टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बात आती है यही आती है कि साइंस क्या होती है। सबसे पहले ही जो बात आती है वो इसी बात पे बात होती है कि साइंस होती क्या है। सबसे पहले हम इसी का डिस्कशन करेंगे। देखिए बच्चों, जो साइंस होती है वो क्या होती है। साइंस एक ऐसी चीज होती है जो हम ह्यूमन बींग्स को, हम जो ह्यूमन बींग्स कौन, हम मानव जाति को किसकी नॉलेज देती है, किसके द्वारा, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के द्वारा। साइंस में आप कोई भी बात करोगे तो वहां पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक नई चीज निकल के आती है। जैसे कि साइंटिस्ट हुए अलग अलग, आपने न्यूटन का नाम सुना होगा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर, एक फल गिरा था, सेब गिरा था ऊपर से, तो उसने किसका जो है गुरुत्वाकर्षण बल और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है एक नया ऑब्जर्वेशन देखी। तो उसी प्रकार साइंस क्या होती है, जो नॉलेज दे ह्यूमन बीइंग को, किसके द्वारा, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। मैं बड़ी इजी तरीके से आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। आपको डरने की जो, देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस में जाते हो तो आपको इज एमआर इंग्लिश की जरूरत नहीं है। आप उस चीज को हिंदी में समझिए और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। वही बात मैं यहां आपको सिखाऊंगा। तो देखिए क्या कहा मैंने, साइंस क्या चीज होती है, विच गिव नॉलेज टू ह्यूमन बीइंग बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। जो हमें किसके द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा और ऑब्जर्वेशन के द्वारा, हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके द्वारा जो हमें नॉलेज दे उसको हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। अब साइंस क्या होती है, साइंस दो तरीके से एक्सप्लेन होती है। एक जो हमारे पास होती है लिविंग थिंग के लिए, एक होती है नॉन लिविंग थिंग के लिए। यानी कि एक होती है फिजिकल साइंस और दूसरी होती है हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस। दो साइंस के पार्ट होते हैं। देखिए मैं साफ कर रहा हूं, आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन दे सकूं, ये मेरा जो है काम रहेगा। और मेरे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरे को ज्यादा उत्साहित हूं मैं और ज्यादा से ज्यादा ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। तो मेरे चैनल एमएस पथेरिया को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए साइंस क्या है, साइंस के दो पार्ट हो जाएंगे, दो भाग में हम इसको डिस्कस करेंगे। एक होती है फिजिकल साइंस, एक होती है फिजिकल साइंस, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं। और दूसरी जो हमारे पास होती है वो होती है बायोलॉजिकल साइंस। दो साइंस के डिस्कस करेंगे हम, एक फिजिकल साइंस का और दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। तो बच्चों मैंने क्या बताया, दो टाइप बताई, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस डील्स विद नॉन लिविंग थिंग्स,
यानी कि जो चीज जिंदा नहीं है, यानी कि जो इस धरती के ऊपर है पर जिंदा नहीं है, जैसे कि ये मैंने पेन लिया, मार कर लिया, ये जिंदा नहीं है, ये नॉन लिविंग है। तो जो उसके साथ जो डील करता है उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस कहते हैं। और जो लिविंग थिंग के साथ, जैसे हम रहे, हमारे साथ जो डील करता उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। तो दो पार्ट साइंस के, फिजिकल और बायोलॉजिकल। अब फिजिकल साइंस के जो एग्जांपल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब हमारे पास किसके होते हैं? मैथमेटिक्स, ये सब किसके होते हैं? फिजिकल साइंस। और इसका क्या हो जाएगा? बॉटनी, जूलॉजी, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? बायोलॉजिकल के। बॉटनी, जूलॉजी, जूलॉजी। और ये किसके होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस जो नॉन लिविंग थिंग से डील करती है। तो मैंने बताया साइंस क्या होती है, कितने टाइप की होती है, ये मैंने बताया। हमारा जो ये सब पढ़ने का तथ्य क्या है? हम फिजिक्स की तरफ डील करेंगे क्योंकि हम 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो हम अब किसके साथ बात आगे बढ़ेंगे? फिजिक्स के साथ बढ़ेंगे। तो देखिए अब हमें किसके बारे में पढ़ना? फिजिक्स। फिजिक्स। अब हम बात करेंगे कि फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स जो एक क्या होती है? ब्रांच होती है साइंस की। देखिए अब साइंस की 3 ब्रांच, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो क्या होती है? ब्रांच होती है जो डील करती किसके साथ? नेचर और नेचुरल फिनोमिना के साथ। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। जो हमारे चारों ओर, हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं, जो हमारे चारों ओर जो घटनाएं घट रही हैं उसका, और जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं उनके बारे में जो बताएगी उसको हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। तो क्या करेंगे? स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे? जो फिजिक्स की डेफिनेशन लेने के बाद हमें क्या चाहिए? अब हम पहली यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट यूनिट हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल फोर्स। इसके अंदर फंडामेंटल फोर्स, देखिए बच्चों, जो आपके हिसाब का है, आपके लिए उपयोगी है, जो आपको पढ़ना चाहिए, मैं वो सब बताऊंगा, जिससे आप, अगर आपको आईआईटी की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, या बोर्ड में जाना है, सीबीएसई में, एचबीएससी में, आईसीएसई में, किसी बोर्ड में जाइए, मैं आपको जो एक बार यहां बता दूंगा वो 100% आपके जो एग्जाम में किसी में भी आया मिलेगा। बस आप पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। तो हम बात करते हैं फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल फोर्स कौन से होते हैं? जो फोर्स इस दुनिया के अंदर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल फोर्स कहते हैं। उनके अलावा कोई नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने फोर्स होते हैं? 4 फंडामेंटल फोर्स। 4 फंडामेंटल क्या होते हैं? फोर्स होते हैं। क्या इस दुनिया में 4 फंडामेंटल फोर्स है, उसके अलावा कोई भी फंडामेंटल फोर्स नहीं है। सबसे पहले जो फंडामेंटल फोर्स जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फोर्स आपने पहले भी पढ़ा है 10th क्लास में, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन्स का नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसके अंदर एक सेब नीचे की तरफ गिरता था और उसने न्यूटन्स का लॉ दिया था, वो यही है ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड जो फंडामेंटल फोर्स होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दूसरा जो फोर्स होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, आपने चार्ज के बारे में पढ़ा होगा 10th क्लास में। जब आप 10th क्लास में जाते हो तो चार्ज के बारे में, जहां पे कूलम्ब्स लॉ का आपको एक एक्सप्रेशन दिया होगा, तो जो चार्ज के बीच में हो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हम एक एक को डिस्कस करते चलेंगे। जो हम थर्ड फोर्स इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये देखो बच्चों, ये आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, आपने इतना जरूर पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम बात कर रहे हैं ना एक एटम, एटम के अंदर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, और उसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस में कौन होता है? न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। सेल का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, आपने जो एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा यूनिट के अंदर, तो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होते हैं। वो क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद फोर्थ हो जाएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स,
ये 4 फोर्स हमें पढ़ने हैं जो फंडामेंटल फोर्स है। आपको एग्जाम में या कहीं पे एक ऐसा क्वेश्चन दिया मिलेगा, किसी फोर्स का नाम दे देंगे, वो कहेंगे स्प्रिंग फोर्स इज द फंडामेंटल फोर्स और नो, नहीं, आप बिल्कुल मना कर दो। इन चारों के अलावा अगर आपको कोई फोर्स दिखे तो आप सीधा ये बोल दो कि ये फंडामेंटल फोर्स नहीं है। फंडामेंटल फोर्स केवल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इसके अलावा कोई भी नहीं होता। तो सबसे पहला डिस्कस करते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहला जो हमारे पास फोर्स होगा वो हम कौन सा डिस्कस करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे पहला फोर्स यही डिस्कस करना हमें। देखिए ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये न्यूटन्स का नियम है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, वही बात है ये। आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, और इसमें कुछ भी बात नहीं है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स किन्हीं दो बॉडीज के बीच होता है। जैसे कि ये मेरे हाथ में एक पेन है, एक ये बॉडी एक ये बॉडी, इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। मैं यहां पे हूं, ये ब्लैक बोर्ड रहा, इसके बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ये बॉडी यहां रही, मैं यहां खड़ा हूं, इसके बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। मतलब किन्हीं दो बॉडी जिसके पास मास हो, मेरे पास भी मास है, इसके पास भी मास है, वेट को मास समझ लो, अभी तुम जो वेट होता हमारा उसको मास समझ लो, तो उनके बीच हमेशा ये फोर्स होता है। तो मतलब किन्हीं दो मासेज या किन्हीं दो बॉडी के बीच जो फोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। एक बॉडी ये रही, एक ये रही, दोनों के बीच फोर्स। एक बॉडी मैं खड़ा, एक ये रहा, हमारे बीच फोर्स। ये दो बॉडी रही, इनके बीच फोर्स, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज एंड it deals with Newton's law of gravitation। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए क्या बताया मैंने? फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, अभी बात बता चुका, एंड इट डील्स विद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो लॉ है न्यूटन्स का, ये आप पहले पढ़ चुके हो। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने ही बताया था ये बात। ये जो बात मैं बोल रहा था नहीं, दो बॉडी इसके बीच और इसके बीच फोर्स, ये बात किसने बताई थी? न्यूटन्स लॉ ने। और उसने क्या कहा था कि इन्हीं दो बॉडीज के बीच जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? Gm1 m2 बाय में r का स्क्वायर। ये फोर्स बताया था उसने, और आप इसको पहले पढ़ चुके हो। उसने कितना फोर्स बताया था? Gm1 m2 बाय r स्क्वायर। अब आपको यहां से दिख रहा होगा, देखिए जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, आप ये पहले पढ़ चुके होंगे इनवर्सली और डायरेक्टली, मैथ में आपको पता होगा ये कैसा फोर्स है? इनवर्सली। जो नीचे आए ना, जैसे फोर्स ये इनवर्सली ऐसे। अगर मैं यहां पे बात करूं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ये होता है डायरेक्टली, और ये क्या होता है? इनवर्सली होता है। तो फोर्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, तो ये बातें होगी। अब हमने बात की ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, किन्हीं दो बॉडीज के बीच। कौन सा, किसने बताया? न्यूटन्स लॉ ने बताया। अब हम इस फोर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट फोर्स है, फर्स्ट यूनिट में यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन भी आता है, चाहे कोई भी बोर्ड हो। तो हम इसकी क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज। तो देखिए प्रॉपर्टीज, अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या होगी? सबसे जो पहली प्रॉपर्टी लेंगे, दीज आर सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स कौन से फोर्स होते हैं? ये सेंट्रल फोर्स होते हैं। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है? ये होता है कि जैसे कि ये एक बॉडी है, ये जो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। इससे और समझ लो, और अच्छी तरह समझा देता हूं। एक बॉडी ये रही, एक बॉडी ये रही, इन दोनों के बीच डिस्टेंस ये m1 मास, ये m2 मास। मैंने अभी भी बताया दो मास इसके बीच, एक मास ये बोर्ड रहा, एक ये पेन रहा, दोनों के बीच। तो ये बोर्ड m1 और ये m2। तो ये जो फोर्स है इस तरफ लगाएगा, ये फोर्स इस तरफ लगाएगा, तो दोनों किस तरफ लगा रहे हैं? सेंटर की तरफ। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स कहते हैं। कैसा फोर्स कहते हैं? सेंट्रल फोर्स कहते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, दीज आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव इन नेचर।
दूसरी क्या बताई, ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बॉडी है इन दोनों के बीच हमेशा क्या हुआ, अट्रैक्शन, ये एक दूसरे को खींचेंगे। अट्रैक्शन और रिपल्शन का तो मतलब पता होगा आपको। अट्रैक्शन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ खींचे चलना, और रिपल्शन एक दूसरे को दूर भगाना। जैसे चुंबक में आपने पढ़ा होगा अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो ये बॉडी लो, चाहे इसके बीच लो, चाहे मेरे इसके बीच लो, इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी ले लो, तो उनके बीच हमेशा कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा, रिपल्सिव नहीं हो सकता। ठीक है। तीसरी बात, दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बताइए, मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब क्या हुआ, अगर मैं ये दो लू, देखिए ये दो लू, एक ये ली बॉडी, एक ये ली, इन दोनों को मैंने हवा में रखा, अब हवा में है, तो इनके बीच फोर्स ये रहा Gm1m2/r²। एक का मास m1, दूसरे का m2, इनके बीच की डिस्टेंस r, तो ये फोर्स। अगर मैं इस दोनों को सिस्टम को उठा के पानी में डाल दूं तब भी ये फोर्स इतना ही होगा। इस सिस्टम को उठा के मैं ऑयल में डाल दूं तब भी ये फोर्स इतना ही होगा, चेंज नहीं होगा। तो इसलिए मैंने कहा है किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, मीडियम के ऊपर। तो तीन प्रॉपर्टी पढ़ी, सेंट्रल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगाएंगे, अट्रैक्टिव नेचर हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे, कभी रिपेल नहीं करेंगे। तीसरा, ऑलवेज डिपेंड अपॉन मीडियम, मतलब मीडियम के ऊपर डिपेंड करेंगे, डिपेंड नहीं करते हैं। डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, चाहे इसको मैं ऑयल में डाल दूं, चाहे मैं हवा में रखूं, चाहे मैं पानी में डालूं, हमेशा फोर्स इनके बीच कितना रहेगा, सेम रहेगा। ये थी हमारे पास तीन प्रॉपर्टी। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, फोर्थ, दिस फोर्स इज नॉट कंजर्वेटिव। ऐसा नहीं है, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव, नॉट नहीं कंजर्वेटिव, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, ये जो फोर्स है वो कंजर्व रहेगा। मतलब अगर मैं यहां से चलूं और मैं इतनी दूर गया और मेरे ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए मैं ऐसे चला, मेरी बॉडी आगे चल रही है, तो जो मैंने काम किया, वर्क किया, वो कितना होगा, 0। जिसमें वर्क 0 के बराबर होता है उस फोर्स को हम कैसा कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। और ग्रेविटेशनल में भी कितना होता है, 0। इसलिए हम क्या कहते हैं, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों है कंजर्वेटिव, क्योंकि इस फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जाएगा वो किसके बराबर होता है, 0। तो हम क्या कहेंगे, बिकॉज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज 0, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव बिकॉज वर्क done by this force is 0। इसलिए क्या होता है, ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, एक्सचेंज पार्टिकल इज ग्रेविटोन। देखिए ये था ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए इसमें एक्सचेंज पार्टिकल कौन हुआ, ग्रेविटोन हुआ। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई दो फोर्स, जो जिसमें क्या होता है एक्सचेंज पार्टिकल, मतलब ये जो फोर्स है, इस फोर्स में जो पार्टिकल होगा जो एक्सचेंज करेगा, जो इसको हैंडल कर रहा, जो इसको मीडिएट कर रहा, जो इसको मेंटेन कर रहा, वो कौन सा पार्टिकल है, ग्रेविटेन। जो फोर्स है जिसके कारण ये फोर्स है, जो इसको मेंटेन कर रहा वो कौन है, ग्रेविटेन। इसलिए कहा एक्सचेंज पार्टिकल इज ग्रेविटोन। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्स प्रॉपर्टी, रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन्फिनिटी। रेंज जो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की, वो इन्फिनिटी होती है। मतलब हम कितनी भी दूर रख दें, जैसे कि ये दो बॉडी थी, इन दो बॉडी के बीच फोर्स है, अब मैं इसको उठा के दिल्ली लेके चला जाता हूं, इसको उठा के मैं बहुत दूर मुंबई लेगा, तब भी इनके बीच फोर्स होगा। देख लो बहुत बड़ी डिस्टेंस कर दी मैंने, पहले तो इतनी थी, अब मैं एक को दिल्ली एक को मुंबई, तो भी इनके बीच फोर्स होगा। इसलिए इनकी रेंज कैसी होती है, इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है, इन्फिनिटी। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने सबसे पहला फोर्स देखा ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद हम सेकेंड फोर्स की बात करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्स की तरफ। देखिए सेकेंड जो हमारे पास फोर्स हो जाएगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये सेकेंड फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखिए मैंने अभी भी बताया, जब दो किसी बॉडी के बीच जो फोर्स हो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और जब किसी दो चार्ज के बीच हो, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, चार्ज। हमेशा याद रखना, आपको प्लस 2 में भी काम आएगा, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है। तो दो चार्ज के बीच फोर्स हो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दो बॉडीज के बीच फोर्स हो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो मैं क्या कहूंगा, दिस इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज। आपने पढ़ा होगा चार्ज के बारे में, चार्ज पार्टिकल, एंड deals with Coulomb's law। और किसके साथ डील करता है, Coulomb's law के साथ। मैंने क्या बताया था, दो किसी बॉडी के बीच फोर्स हो उसको ग्रेविटेशन फोर्स, और वो किसके साथ डील करता था, न्यूटन्स लॉ के साथ। ये किसी चार्ज पार्टिकल है तो उनके बीच है, और डील किसके साथ करेगा, Coulomb's law। फोर्स F, वहां पे भी F था, यहां पे G की जगह क्या आएगा, K, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। देखिए मैं आपको बताता हूं, पहले वाले में हमने क्या लिखा था, G M1 M2 बाय में R का स्क्वायर। देखिए फोर्स का काम फोर्स, G का काम कौन करेगा, K, M1 मास का Q1, M2 मास का Q2, और R का कौन काम करेगा, R स्क्वायर। सेम बात। तो इसके बाद देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हम बात करते हैं इसकी भी। अब इसके बाद हमारा काम है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज उसकी और इसकी सारी सब सेम मिलती जुलती हैं 90%। एक आध प्रॉपर्टी को छोड़ के सब इसके साथ क्या है, मिलती जुलती है। देखिए उसी की तरह पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, दिस फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। वही सेम बात, क्यों, क्योंकि ये किसकी तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ। एक चार्ज पार्टिकल ये, एक ये, दोनों के बीच चार्ज, ये इस तरफ लगाएगा, ये इस तरफ, मतलब सेंटर की तरफ फोर्स। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स कहते हैं, जो ग्रेविटेशन में मैंने बताया था। सेकंड, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। मैंने पहले बताया था कंजर्वेटिव नेचर का कौन सा फोर्स होता है, जब उस फोर्स का कितना होता है, 0। इसलिए ये भी किस नेचर का होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे, दिस फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। देखिए ये प्रॉपर्टी अलग है। वहां पे हमने क्या बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, पर यहां पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। आपको पता है, जब आप ये मैं साफ कर रहा हूं बच्चों, देखिए जब चार्ज आपने पढ़ा था तो आपको बताया गया था दो पॉजिटिव चार्ज के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन। इसलिए अगर दो पॉजिटिव चार्ज हुए तो रिपल्सन होगा, दो अपोजिट चार्ज हुए एक पॉजिटिव और नेगेटिव तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये प्रॉपर्टीज की क्या थी, अलग थी। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दिस फोर्स डिपेंड अपॉन मीडियम। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स की ये प्रॉपर्टी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से अलग है। वहां पे क्या बताया था, वो डिपेंड नहीं करता। अगर मैं इन दो के बीच जो फोर्स है F है, यहाँ पे हवा में रखे, मैं इसको पानी में लेके गया तो भी F रहा, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ऐसा नहीं होगा, यहां ऐसा नहीं होगा। हवा में इनके बीच फोर्स अलग होगा, पानी में लेकेगा फोर्स अलग होगा, ऑयल में लेकेगा फोर्स अलग होगा, जेल में लेकेगा फोर्स अलग होगा। इसलिए दिस फोर्स डिपेंड अपॉन मीडियम, जिस मीडियम में जाएगा उसी हिसाब से उसका फोर्स हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, दिस फोर्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या, देखिए फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो इसलिए कहा फॉलो इनवर्स स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये बात, और ये बात ग्रेविटेशन में भी लागू होता है, वहां मैं भूल गया था बताना, तो याद रखो दिस फोर्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। कैसे, क्योंकि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, इसलिए इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये क्या करता है, फॉलो करता है। इसके बाद हम बात करेंगे सिक्स्थ प्रॉपर्टी, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वीक नहीं होता, तो ये उससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग।
इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे वही एक्सचेंज पार्टिकल। एक्सचेंज पार्टिकल इज फोटोन। फोटोन, यहां पे फोटोन होता है, वहां पे कौन था? ग्रेविटॉन, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स था इसलिए ग्रेविटॉन। यहां पे एक्सचेंज पार्टिकल कौन है? फोटोन। फोटोन का मतलब होता है पैकेट ऑफ एनर्जी। आपके घर में जो लाइट है उससे जो एनर्जी निकल रही है उसको हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो उसमें एक्सचेंज जो पार्टिकल होता है उसको हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो ये दूसरा फोर्स था जिसके मैंने प्रॉपर्टीज आपको बता दी। अब हम तीसरे फोर्स की बात करते हैं, और तीसरा जो फोर्स है वो हमारे पास क्या होगा? देखिए, तीसरा फोर्स होगा हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये हमारे पास थर्ड फोर्स हो जाएगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स कब प्रोड्यूस होता है, कब होता है, ये बता रहा हूं मैं। देखिए, एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन नाम सुना होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन सुना होगा। इन सब, जब ये सब इन सब के बीच इंटरेक्शन होता है, ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, या इनका जो मिलन होता है एक दूसरे के साथ, जब जो फोर्स बनता है उसके कारण जो फोर्स होता है उसको क्या कहते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो हम क्या कहेंगे? दिस फोर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग interaction of elementary particles। क्या बताया मैंने? देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। मतलब इंटरेक्शन का मतलब एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं, एक दूसरे के पास हैं, बैठे हुए कुछ भी कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन हुआ, एक प्रोटॉन हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज, ये एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, हमें नहीं पता। तो वो इंटरेक्शन होता है, उसी इंटरेक्शन के ड्यूरिंग जो प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब इसकी क्या बात करेंगे? हम प्रॉपर्टीज बात करेंगे। प्रॉपर्टीज, देखिए, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात करेंगे एक्सचेंज पार्टिकल इज बोसोन। इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है वो बोसोन होता है। अब आप समझोगे कि बोसोन क्या होता है। बच्चों, डरने की जरूरत नहीं होती। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन सुना, प्रोटॉन सुना, न्यूट्रॉन सुना, वैसे ही कौन होता है? बोसोन भी होता है। ये भी एक पार्टिकल का नाम, जैसे इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल का नाम है वैसे बोसोन भी है। इसी तरह आपके पास लिप्टॉन भी आएगा, इसी तरह आपके पास मिजोन भी आएगा। ठीक है, तो इसके बाद ये पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, its range is 10⁻⁻16 मीटर। इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है? 10⁻⁻16 मीटर के बराबर होती है। मतलब ये इतनी रेंज तक तो काम करेगा। अगर मैंने इससे रेंज बढ़ा दी तो ये फोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसका कोई काम नहीं होगा। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, दिस फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन लिप्टॉन and between mesons and leptons। देखिए, ये थी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ये फोर्स किसके बीच हो सकता है? लिप्टॉन के बीच, लिप्टॉन मिजोन के बीच, मिजोन लिप्टॉन के बीच हो सकता है। अब आप बात करोगे लिप्टॉन क्या होता है, मिजोन क्या होता है? लिप्टॉन मिजोन भी एक तरह के पार्टिकल्स होते हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन का नाम सुना, प्रोटॉन का नाम सुना, बोसोन का नाम सुना, वैसे ही लिप्टॉन होते हैं, मिजोन्स होते हैं। ये सब किसके नाम है? पार्टिकल्स के नाम। इसमें हमें तीन ही प्रॉपर्टी डिस्कस करनी थी, एक्सचेंज पार्टिकल बोसोन, रेंज 10⁻⁻6 मीटर, और जो फोर्स होता है एग्जिस्ट करता है लिप्टॉन और मिजोन के बीच। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ फोर्स की। फोर्थ जो हमारे पास होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये हो जाएगा फोर्थ। आपने जब ये स्ट्रक्चर पढ़ा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, 10th क्लास में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, आपने ऐसा पढ़ा होगा। इस न्यूक्लियस के अंदर, ये इसका न्यूक्लियस होता है, इस एटम का जो एटम का स्ट्रक्चर देखा, ये इसका क्या होता है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके अंदर न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहे हैं, और इसके अंदर कौन होगा? प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज
नहीं होता। तो क्या होगा कि देखिए ये है इलेक्ट्रॉन, ये है प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, ये दूसरा प्रोटॉन, ये तीसरा प्रोटॉन। अभी भी बता प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच क्या होता है, रिपल्सन। बट यहाँ पे रिपल्सन नहीं होगा, यहाँ पे हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन। क्यों अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण। तो यही बात मैं बता रहा था, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच हमेशा रिपल्सन होना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। बट यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन, किसके कारण, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण। तो ये किसके अंदर एग्जिस्ट करता है, दिस फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, ये हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होगा, न्यूक्लियस से बाहर नहीं होगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, दिस force always exist between inside nucleus। ये हमेशा किसके बीच लाई करेगा, किसके अंदर रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसकी। प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स, सारी बातें बिल्कुल इजी हैं, जो आपने पहले पढ़ चुकी हैं वही बातें बता रहा हूं। हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशन में वो कैसे होते हैं, सेंट्रल, बट ये कैसा होगा, सेंट्रल नहीं होगा। सेकंड प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव, वहां पे हमने क्या बताया था, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, बट ये कैसे, नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। थर्ड, एक्सचेंज पार्टिकल। एक्सचेंज पार्टिकल, एक्सचेंज पार्टिकल यहां पे क्या होगा, मिजोन। मैं पहले बता चुका हूं एक्सचेंज पार्टिकल क्या होता है, जो इस फोर्स को मेंटेन करता, बनाता इस फोर्स को, उसको क्या कहते हैं हम, एक्सचेंज पार्टिकल, और वो कौन होता है, मिजोन होता है। अब हम बात करेंगे फोर्थ, इट इज नॉट, या फिर कह सकते हो दिस नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये किसको फॉलो नहीं करेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। इसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव इन नेचर, इसका नेचर हमेशा कैसा होगा, अट्रैक्टिव। ये रिपल्सिव नहीं हो सकता, हमेशा अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस के अंदर ही होगा, नॉन सेंट्रल होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है, एक्सचेंज पार्टिकल कौन होता है, मिजोन, और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है। दिस इज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसके बाद इसकी एक प्रॉपर्टी और बता देता हूं, सिक्स प्रॉपर्टी जो है, रेंज ऑफ दिस फोर्स इज 10⁻⁻15 मीटर। इतनी जो है इसकी रेंज होती है, इस रेंज से बाहर ये फोर्स काम नहीं करेगा। अगर मैं इसकी ये रेंज बढ़ा दूं, यानी कि इससे ज्यादा डिस्टेंस ले लूं 10⁻⁻15 मीटर से, तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो काम नहीं करेगा। और इसकी जो सातवीं प्रॉपर्टी होगी वो होगी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। कैसा होता है ये, नेचर के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो फोर्स होता है नेचर के अंदर, वो कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखिए बच्चों, अब तक हम 4 फोर्स पढ़ चुके हैं। इसके बाद मैंने ये टेबल पहले ही बना दी है, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है। यहां पे हम क्या देखेंगे, सीरियल नंबर हमारे पास 4 फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो चारों पढ़े। रिलेटिव स्ट्रेंथ ये, रेंज का कॉलम ये रहा, और एक्सचेंज पार्टिकल ये रहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ होती है 1 का मतलब बहुत हाई स्ट्रेंथ, बहुत ही ज्यादा जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम 1 से लिखते हैं। इसकी रेंज शॉर्ट होती है, मैं पहले ही प्रॉपर्टी में बता चुका, 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। एक्सचेंज पार्टिकल भी पहले ही बता चुका, मिजोन होता है। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है वो 10⁻², यानी कि इससे कम स्ट्रेंथ होती है। इसकी रेंज इन्फिनिटी, यानी कि ये बहुत दूर तक काम करेगा, कहीं भी चार्ज पार्टिकल को रख दो तब भी उनके बीच फोर्स होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एक्सचेंज पार्टिकल बता चुका, फोटोन होता है। इसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसमें 10⁻⁻13, इससे बहुत ही कम, इससे बहुत ज्यादा कम। रेंज भी बता चुका, और एक्सचेंज पार्टिकल बोसोन। ग्रेविटेशनल फोर्स में इसकी रेंज इन सबसे बहुत कम, मैंने बताया था बहुत वीक फोर्स होता है ये, और रेंज कितनी, इन्फिनिटी, और एक्सचेंज पार्टिकल कौन होगा, ग्रेविटॉन होगा।
तो ये थे हमारे फंडामेंटल फोर्स चार, इनसे अलावा कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं होता। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इसके अंदर कंजर्वेटिव लॉज की बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा काम होगा कंजर्वेटिव लॉ होंगे, तो हम देखेंगे कंजर्वेटिव लॉज। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा कंजर्वेटिव लॉज। कंजर्वेटिव लॉ, तो कंजर्वेटिव लॉ कौन कौन से होते हैं सबसे पहले वो बताता हूं। क्या होते हैं कंजर्वेटिव लॉ? कंजर्वेटिव लॉ वो होते हैं जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। अगर मैं टाइम अब देखूं 10 मिनट, 10:10 या कुछ भी हुआ है और मैं उसी को 20 मिनट के बाद देखूं तो वो सेम रहे, उसको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव लॉ कहते हैं। तो दीज आर द लॉज विच डज नॉट चेंज विद टाइम, जो टाइम के साथ चेंज नहीं होते उसको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव लॉज कहते हैं। यहां पे हम 4 कंजर्वेटिव लॉ पढ़ेंगे, तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप ये 9th क्लास में पढ़ चुके हैं पहले, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सारी बातें आप पढ़ चुके हैं जो मैं जनरल बता रहा हूं। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बताया गया था जब हमने 9th में 10th में पढ़ा, एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता ना खत्म किया जा सकता, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता। मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नोर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट हम उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? एनर्जी नाइदर बी क्रिएट and neither be create and nor be destroy, but can change one form to another form। हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम उसको चेंज कर सकते हैं, बट हम क्या नहीं कर सकते? उसको खत्म नहीं कर सकते। उसको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, सुबह आप क्या लेते हो? फूड लेते हो। फूड एक टाइप की एनर्जी होती है और आपकी बॉडी उसको किसमें चेंज कर लेती है? कुछ तो वर्क करने में और कुछ अपने अंदर स्टोर कर लेती है। उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। अब बात करता हूं, देखियो मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरे पास एनर्जी है, मैं चलने लगा, देखिए मैं चल रहा हूं तो कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी। यानी कि मेरी जो एनर्जी है वो किसमें चेंज होगी? काइनेटिक एनर्जी में। मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी जा रही है बट एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। उसको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बाद जो हमारा दूसरा जो लॉ होगा वो क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरा लॉ हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी सेम होता है जो हमने एनर्जी की पढ़ी। चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट यहाँ पे एक स्मॉल डिफरेंस होता है। वहां पे हमने क्या किया था? एनर्जी को चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, बट चार्ज को चेंज नहीं कर सकते। चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। कैसे? देखिए मैं लिख देता हूं, तो क्या कहेंगे हम? चार्ज नाइदर बी क्रिएट and nor be destroy but can transform नहीं बच्चों, can be transfer from one body to another body। देखिए एनर्जी को तो हमने क्या किया था? चेंज किया था, ट्रांसफॉर्म किया था। कहां से? जैसे कि एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में या पोटेंशियल एनर्जी में, बट नहीं, यहाँ पे इसको ट्रांसफर करते। कैसे? देखिए बचपन में तुम देखते थे एक पेन लिया, उसको अपने हेयर्स में ऐसे किया और फिर कागज के टुकड़े उससे चिपक जाते थे। कैसे? क्योंकि जो हेयर्स के ऊपर चार्ज है, रबिंग करने से हेयर्स के ऊपर भी अलग चार्ज आ जाता है, उस पेन के ऊपर चार्ज आ जाता है। वो चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा? जो पेपर के ऊपर चार्ज है। तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हुआ। जैसे कि ये चार्ज है पॉजिटिव, ये बॉडी है, ये चार्ज इसको दे देगा तो ये क्या हो जाएगा? इसके पास चला जाएगा। बट ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस चार्ज को क्या कर सकूं? ट्रांसफॉर्म किसी दूसरी फॉर्म में बना सकूं, ऐसा नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड की। थर्ड हमारे पास क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए आपने एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम सब पढ़ा होगा। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? जैसे मेरे के पास मास है, मैं 60-70 केजी का एक इंसान हूं जिसके पास मास है, मैं चल रहा हूं,
मास भी है और चल रहा हूं, तो मेरे पास कौन सा मोमेंटम होगा? लीनियर मोमेंटम। यानी कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी, जिसके पास मास भी हो और वेलोसिटी भी हो, जो चल रहा हो, उसके पास क्या होता है? लीनियर मोमेंटम होता है। तो क्या कहेंगे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं है, मेरे को पीछे से कोई धक्का नहीं मारा, मैं खुद चला जा रहा हूं, मेरे को कोई धक्का नहीं मार रहा, तो ये लीनियर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व। अगर किसी ने पीछे से धक्का मारना स्टार्ट कर दिया तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। तो क्या कहेंगे? इफ एक्सटर्नल फोर्स, कोई दूसरा धक्का मारता है उसको एक्सटर्नल कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, देन लीनियर मोमेंटम is conserved. लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? कंजर्व्ड, अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो के बराबर होगा तो। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ हमारे पास होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जो फोर्थ हमारे पास होगा वो कौन सा होगा? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए बच्चों, जो आज हम स्टडी कर रहे हैं 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने जनरल इंट्रोडक्शन किया, फिर फंडामेंटल फोर्स क्या होते हैं उसके बारे में बताया, और उसके बाद कंजर्वेटिव लॉज पढ़ रहे हैं। तो ये सब हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो आप मेरे चैनल को MS पथेरिया को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देखिए अगर कोई बॉडी सीधी चलती है तो उसके पास लीनियर मोमेंटम। अब मैं घूमना स्टार्ट कर दूं, ऐसे घूम रहा हूं, तो मेरे पास कौन होगा? एंगुलर मोमेंटम होगा। जब मैं सीधा चलता हूं तो फोर्स का नाम होता F। अगर कोई ऐसे सर्कल में घूमे तो इस फोर्स का नाम होता है टॉर्क। ये बात याद रखना। अगर कोई बॉडी सीधी चल रही है तो वहां पे फोर्स होता है F। अगर कोई बॉडी घूमना स्टार्ट हो जाए उसको कहते हैं टॉर्क। तो हमने पहले क्या कहा था? अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स जीरो है तो उसका जो है लीनियर मोमेंटम कंजर्व। तो अब हम क्या कहेंगे? अगर किसी बॉडी के ऊपर टॉर्क जीरो है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। कंजर्व का मतलब होता है कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब वो उसका एंगुलर मोमेंटम टाइम कितना ही बीत जाए उसका वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है। तो क्या कहेंगे? इफ एक्सटर्नल torque is zero, external torque is zero, then angular momentum is conserved। तब उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। अगर उस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो बच्चों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक जनरल इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था वो हमने कंजर्वेटिव लॉ और फंडामेंटल फोर्स के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको इन चीजों के नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा।